हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे से होंगे और उम्मीद करते हैं यू आर प्रिपेयरिंग वेल विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम द सोशल मीडिया एंड अदर सोर्सेज। जो आपने ठान लिया है वो तो आपको करना ही करना है। सो यू डोंट हैव टू बी डिस्ट्रैक्टेड, यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल व्हाट you have decided for yourself. So in this video we'll be discussing about the preamble of Indian Constitution. So this is the lecture number 3 of our lecture series of Indian Constitution. I have been delivered the 2 lectures in which I have covered the basic structure, basic features of the Indian Constitution and the history which is related to the development of Indian Constitution. अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहां पर आपको वो 2 वीडियोस मिल जाएंगे. So in this video we'll be explaining a preamble of the Indian Constitution. Okay, so here is the preamble of the Indian Constitution on your screen. So let's have a look on the Indian Constitution preamble. So basically इसमें आपको एक एक वर्ड याद रखना है और एक एक वर्ड की मीनिंग आपको समझना है कि हाउ इट वर्क्स, ये क्या डिफाइन करता है, ये क्या दर्शाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन वर्ड्स की कितनी अहमियत है और कितने आर्टिकल्स फिर आपको देखने को मिलेंगे आगे जब आप डिटेल में पढ़ोगे. सो लेट्स स्टार्ट. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, आपको social, economic and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So this is basically the preamble of the Indian Constitution जो आपने अभी देखा. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. देखिए, सबसे पहले आपने क्या देखा है कि हमारा एक इंडिया है जो कि सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है. ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला है कि ये समराइज करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है. तो जब हम कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसमें हम ये 5 चीजें देखते हैं. नंबर 1 इज सोवरेन, नंबर 2 इज सोशलिस्ट, नंबर 3 इज सेक्युलर, नंबर 4 इज डेमोक्रेटिक एंड नंबर 5 इज रिपब्लिक. सो ये जो यहाँ पर ये सोशलिस्ट एंड सेक्युलर है, ये 2 ऐसे वर्ड्स है जो पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं हुए थे, यानी कि उन्होंने नहीं रखे थे. बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इनको ऐड किया गया है जब कौन प्राइम मिनिस्टर, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार पूरे इंडिया में थी. तो उस वक्त इन्होंने सोशलिस्ट और सेक्युलर का वर्ड इसमें प्रियम्बल में ऐड किया है. उस वक्त जो है प्रियम्बल का अमेंडमेंट हुआ है. सिर्फ एक बार प्रियम्बल का अमेंडमेंट हुआ है, वो हुआ है इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में. Okay, so starting with the first word, that is the sovereign. So before explaining this, I will be explaining कि इसका कैरेक्टर के साथ साथ हमारे प्रियम्बल में कुछ और भी चीज है. जैसे सोर्स ऑफ पावर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. देखिए, जब आपने पहले ही देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पर आपने क्या देखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, दिस इज कॉल्ड एज द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो द सोर्स, इट कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, वेदर इट इज अ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और इट मे बी एनी अदर एग्जाम जिसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल वाला सेक्शन है वो सिलेबस में होगा. तो जो सोर्स ऑफ पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, वी द पीपल, वी द पीपल. तो इसी के रिलेटेड हम यहां पर कुछ और भी डेफिनेशंस देखेंगे. देखिए, इस यहां पर लिखा है कि सोवरेन है इंडिया. अब इसका मतलब क्या होता है सोवरेन का? सोवरेन का मतलब ये होता है कि ये इंडिया पे एक्सटर्नली कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा. ये किस तरीके से पॉलिसीज बनाएगा, किस तरीके से लॉज बनाएगा या किस तरीके से अपना काम करेगा, किस तरीके से अपने अफेयर्स को डील करेगा, इट इज ऑल, यानी कि ये जो सब कुछ ही करना है ये इंडिया की अपनी जिम्मेदारी है. इस पे बाहर का कोई भी इन्फ्लुएंस यानी फॉरेन का कोई भी इन्फ्लुएंस इंडिया पे नहीं चल सकता. ये कहां पे है, इसका मतलब सोवरेन का मतलब यही है.
समझ में आया। अब क्या होता है, अब ये सोवरेन, एक्सटर्नली सोवरेन मतलब होता है कि एक्सटर्नली यानी कि बाहर का, फॉरेन का कोई भी फोर्स, कोई भी इन्फ्लुएंस, किसी की भी सजेशन, यानी कि कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप किस तरीके से अपनी सरकार को चलाओगे, आप किस तरीके से अपने देश को चलाओगे। हमारी अपनी ड्यूटी है, हम किस तरीके से देश को चलाएंगे। सो दिस मीन्स सोवरेन। समझ में आया? ठीक है। और इस सॉवरेनिटी का मतलब होता है, यानी कि अगर हम इंटरनली भी बोलेंगे, देखो वो तो हो गया एक्सटर्नली सोवरेन, यानी कि बाहर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इंटरनल सोवरेन का मतलब ये होता है कि जो लोग हैं, सोर्स यानी कि पावर ऑफ सोर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो चाहे, जिस सरकार को चाहे वो इलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जब वो वोट करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उनको जो है पूरा हक होता है, उन पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता आप किसको वोट दोगे, किसको नहीं दोगे। इसीलिए यहाँ पर और एक टर्म है, वो है डेमोक्रेटिक, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो इंटरनली एंड एक्सटर्नली सोवरेन का मतलब समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज द सोशलिस्ट। देखिए, सोशलिस्ट एक इकोनॉमिक फिलॉसफी है, एक इकोनॉमिक टर्म है। सोशलिस्ट मतलब, सोशलिज्म का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज का है वो स्टेट ओन करती है। यानी कि जो भी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो अफेयर्स है, यानी कि किसको कितना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक सोशलिज्म का एक चीज़ बताऊंगा। जिस तरीके से गांधीयन का एक सोशलिज्म है, जिसको हम गांधीयन सोशलिज्म कहते हैं, उसका मतलब ये होता है गांधीयन सोशलिज्म में कि आपके जो रिसोर्सेज है, आपको हर एक बंदे को, कंट्री के हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो अपने रिसोर्सेज को अर्न करे। ये कौन कहता है? गांधीयन सोशलिज्म। नाउ कमिंग टू द मार्क्सिज्म सोशलिज्म। मार्क्सिज्म सोशलिज्म का मतलब ये होता है, मार्क्सिज्म सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि अगर किसी के पास जितने भी हमारे स्टेट के रिसोर्सेज हैं, उनको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनटू द सिटीजन्स ऑफ नेशन। ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारा कहीं ना कहीं गांधीयन सोशलिज्म फॉलो होता है। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई अमीर है तो उससे उसके पैसे छीन कर आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप भी उतना ही आगे बढ़ सकते हो, उतने ही रिसोर्सेज आप जो है गेन कर सकते हो जितने बाकी दूसरे लोगों ने किए हुए हैं। सो दिस मीन्स द गांधीयन सोशलिज्म। तो आपका जो रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन, रिसोर्सेज का जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट ओन करती है। ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी कि आप रिसोर्सेज को अर्न करोगे। कमिंग टू द थर्ड पार्ट जो हम यहां पर देखेंगे, थर्ड जो कि सेक्युलर, ये भी 42nd, सेक्युलर और सोशलिज्म, ये दोनों ही टर्म्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, ये दो वर्ड्स जो है ये ऐड हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इसके अलावा भी और एक चीज इसमें ऐड हुआ था, वो हुई है इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है कि टोटल कितने वर्ड्स ऐड हुए थे इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में? 3 वर्ड्स ऐड हुए। कितने? 3 वर्ड्स ऐड हुए। एक तो सोशलिस्ट हुआ, दूसरा सेक्युलर हुआ और तीसरा इंटीग्रिटी प्रियम्बल में ऐड किया गया। ऑलराइट, सो व्हाट इज द सेक्युलर? अब यहां पर सेक्युलर का मतलब है कि स्टेट का खुद का कोई भी रिलीजन नहीं है। स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन, बट जो सिटीजन्स है उनके जो भी उस देश के सिटीजन्स है, हम इंडिया की बात करते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर जितने भी इंडियंस का अलग अलग धर्म है, डाइवर्सिटी है रिलीजन्स का, तो स्टेट जो है एंटी रिलीजन नहीं हो सकता है। यानी कि उसको जो है एहतराम या आप प्रोटेक्शन कह लो, तो हर एक मजहब की करनी है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहते हैं हम कि उनकी जो फेथ है, उनकी जो हमने अभी प्रियम्बल में देखा था, जो फेथ है, लोगों का बिलीफ है, उसका जो एक एंटी नहीं होने का यहाँ पर स्टेट बोल रही है कि हम उसके खिलाफ नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है आपका कौन सा मजहब है। आप चाहे मुसलमान हो, आप चाहे हिंदू हो, आप चाहे सिख ईसाई क्या हो, तो ये आपका बिलीफ है, आपका फेथ है, आपके अगेंस्ट स्टेट नहीं है। बल्कि स्टेट खुद जो इंडिया है उसका कोई भी मजहब नहीं है। यहाँ पर जो बोलेगा कोई एक पार्टी का चलेगा, या दूसरा बंदा बोलेगा कि दूसरा पार्टी चलेगी, दूसरा कोई कम्युनिटी हम स्प्रेड करेंगे, ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है, प्रियम्बल में ही लिखा गया है दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ठीक है। यहाँ पर ये वर्ड सेक्युलर क्या डिफाइन करता है? इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन। ठीक है। neither it is anti religion. Coming to the next, which is the fourth, democratic. अब democratic
का मतलब है डेमो, ये बेसिकली दो वर्ड्स का जोड़ है, डेमो प्लस क्रेसी। अब ये डेमो मतलब पीपल और क्रेसी मतलब रूल, ठीक है। डेमो का मतलब पीपल हो गया और क्रेसी का मतलब रूल हो गया। अब जहां पर भी डेमोक्रेसी है, अब आप समझ जाओगे डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां पर खुद लोग रूल करेंगे उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। इसको जो है अब्राहम लिंकन ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, यानी कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। यानी कि जो लोग जहां पर जो है रूल करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यहां पर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में। यानी कि हम जो है लोग खुद ही नहीं करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बल्कि हम किसी पर्टिकुलर इंसान को चुनते हैं एज अ मेंबर, एज अ लीडर, जो कि हम बाकी सारी नीतियां वगैरह रूल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार बनती है, सरकार के पास बहुत पावर होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इवन वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी यहाँ पर जो है अमेंड कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। हुकूमत के पास कितना कुछ पावर होता है, लेकिन उनको जो पावर होता है वो किसने दिया होता है, लोगों ने दिया होता है। अल्टीमेटली वो जो है लोगों का ही पावर होता है, और लोगों के पास ये फिर अपॉर्चुनिटी बनती है, अगर जो है इलेक्शंस उनके जो किसी भी सरकार का एक टेन्योर होता है, उनको लगता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी जितने भी चीज़ें हैं जो होनी थी, तो वो वहाँ वैसी नहीं हो रही है, तो लोगों के पास ये पावर है कि वो सरकार को गिरा भी सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो पावर है वो लोगों के पास है, ठीक है। लेकिन वो अपना पावर किसी इलेक्टेड पर्सन को ही देते हैं, यानी कि किसी मेंबर को चुनते हैं, और फिर बाद में वो मेंबर्स कलेक्ट होकर के प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं, और जो कि सरकार पूरे इंडिया की चलाते हैं। तो सरकार के पास जो है बहुत ज़्यादा पावर रहता है, जैसे कि हम सबको पता है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक का मतलब समझ आ गया आपको, जो है लोग जहां पर रूल करेंगे, ओके। और भी एक और चीज है डेमोक्रेसी का कि यहां पर फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस हो। एक तो फ्री इलेक्शंस, फेयर इलेक्शंस और रेगुलर इलेक्शंस, यानी कि जो इलेक्शंस होंगे उन पे किसी का, यानी कि किसी भी तरीके से वोटर्स पे कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए, और टाइमली होना चाहिए। यानी कि अगर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं तो 5 साल के बाद होने ही होने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना एक टाइमली इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, उसको डेमोक्रेटिक, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और हम 5th टर्म की बात करेंगे यहां पर, जो हम देख रहे हैं रिपब्लिक। अब ये रिपब्लिक क्या होता है ना, कि इसका मतलब ये होता है कि हम जो इंडिया है, हमारे जो स्टेट का हेड होगा वो इलेक्टेड होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजा का बेटा राजा, जिस तरीके से हम प्रिंसली अभी सऊदी अरब में देखते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनता है स्टेट का। इसी तरीके से ये चीज़ जो है यहाँ पर ख़त्म की गई है। बोला है कि जो स्टेट का हेड होगा वो इलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको रिपब्लिक कहते हैं, ओके। तो अब हमारे यहां पर 5 टर्म्स जो है ये कंप्लीट हो गई है। इन पे आप ध्यान रखें, सोशलिस्ट, सेक्युलर जो वर्ड है इन पांचों में ये ऐड हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और इसके साथ साथ और एक टर्म इसमें और एक वर्ड इसमें ऐड हुआ है, वो हुआ है इंटीग्रिटी। यानी कि टोटल 3 वर्ड्स जो है प्रियम्बल में ऐड हुए हैं इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। All right, so this was the character of the Indian Constitution. As I earlier told you, source of the power, यानी कि जो power है, source of power है हमारे जो Indian Constitution का, तो वो है we the people, इंडिया की गवर्नमेंट का we the people। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर भी दर्शाता है डेमोक्रेसी का। रिपब्लिक भी समझ आ गया, ये सारी टर्मिनोलॉजीज भी समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब इसका जो सैंक्शन कौन देता है? अगर फॉर एग्जांपल कोई भी, जब हमारा प्रियम्बल बना था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये क्वेश्चन यहाँ पर सुन लो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आप बताइए इसका परमिशन किसने दिया था, सैंक्शन किसने दिया था? ये क्वेश्चन मुझे आप, यानी कि इसका आंसर मुझे आप बताओगे कि सैंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सैंक्शन किसने दिया था? तो वो दिया था सेकंड कैबिनेट मिशन प्लान। सेकंड कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का
जो है सैंक्शन मिला था। अब इस सैंक्शन तो यहाँ पर मिला है, आज अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहता है तो वो कौन करना चाहता है, वो गवर्नमेंट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम वी द पीपल, यानी कि लोग उनको अथॉरिटी दे रहे हैं, सरकार बनाते हैं और वो फिर बाद में अमेंडमेंट कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। लेकिन सरकार बना सकता है यानी कि वो जो पॉलिसीज़ बना सकते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत समझो। जो गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी, कोई रूल, कोई भी कानून ऐसा बनेगा जो कि फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस सरकार को बाउंड करता है, उस सरकार के पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, लिमिट करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये है अहमियत किस चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और फिर उसके बाद वो फैसला कौन करता है, वो हमारी जुडिशरी बॉडी करता है, जो कि मैं आगे आपको रिट्स के रूप में पढ़ाऊंगा। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के साथ ही हम जो है रिट्स, टाइप्स ऑफ रिट्स भी पढ़ेंगे। अब और एक चीज़, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम जो है लास्ट वीडियो में कुछ डेट्स बताए थे, आपको याद होंगे वो, यहाँ पर एक और बार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो सोर्स ऑफ प्रियम्बल है, सोर्स ऑफ प्रियम्बल, मैंने जब आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का बोला था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था कब, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 के दिन नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब क्या था, इसमें उन्होंने ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल्स इसमें फ्रेम किए गए थे। जिस तरीके से हमारा प्रेम्बल आज डिफाइन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है, इसी तरीके से उन्होंने तब क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था। किस डेट पे किया था ये भी आपको याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 के दिन। और इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, यानी कि इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कब, किस दिन, 22 जनवरी 1947 के दिन। ये ध्यान रखना है, इंट्रोड्यूस हुआ है 13 दिसंबर 1946 के दिन और अडॉप्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 में। तो ये है सोर्स हमारे प्रियम्बल का। अब और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको डेट्स के रिलेटेड बताऊंगा। जो हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, मैंने आपको अभी बोला था कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी सरकार को कि वो आउट ऑफ द बाउंड्री ना जाए, किसी भी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब आप प्रियम्बल देखते हो तो वहाँ पर एक डेट, मैंने अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया था, प्रियम्बल दिखाया था, उसमें जब हम लास्ट को देखते हैं तो लास्ट में आपको ये लाइन देखने को मिलती है, इन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम ये संविधान यानी कि द पीपल, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम खुद को दे रहे हैं। कब, 26 नवंबर 1949 का डे है यहाँ पर। तो इस दिन ये अडॉप्ट हुआ था मेरे दोस्तों, एनफोर्स नहीं हुआ था। इस दिन ये अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। लेकिन एनफोर्स कब किया गया था, 26 जनवरी 1950, 1950, 26 जनवरी 1950 के दिन इसको जो है अडॉप्ट किया था। अब यहाँ पर मुझे और एक चीज़ बताओ जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ज़रूर बताई होगी। जो अगर हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट करती है, जो कि प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है। तो बताओ मुझे 26 जनवरी 1950 के दिन इसको क्यों एनफोर्स किया गया था? क्योंकि इस वक्त ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी था कि यहाँ पर 26 जनवरी यानी 26 जैन 1930 का डे यहाँ पर सेलिब्रेट करना था। इनको ये चीज़ जो है मेंशन करना था कि 26 जैन के दिन 1930 में जो है इंडिया ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन दिया था कि हमें पूरी आज़ादी, फुल फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए
इस पूर्ण स्वराज का दिन जो 26 जनवरी 1930 के दिन डिमांड हुई थी, तो बोला गया अब हम 26 जनवरी यानी कि अपना रिपब्लिक डे जो है अब हम 26 के दिन ही 26 जैन के दिन ही इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, और इसीलिए इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और तब से अब तक और चलते आ रहा है और आगे भी चलेगा। 26 जैन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Okay, so now we will discuss about some more definitions, some more words which are mentioned in the preamble of the Indian Constitution. So first of all you will see then वहाँ पर आप justice देखोगे। अब justice कैसा? Social, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब देखो जहाँ पर भी हम चीज़ें देख रहे हैं जस्टिस के बेस पर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कि जो भी कुछ पॉलिसीज़ आ जाती है, चाहे वो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए हो, रिजर्वेशंस के लिए हो, रिजर्वेशंस यानी कि जॉब्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन करने के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है, या आप जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कोई पॉलिसी लाते हो, तो वो सारी चीज़ें जस्टिस पे ही बेस्ड है। अब वो कैसे जस्टिस? फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। यहाँ पर ये 3 टर्म्स अलग अलग ज़रूर लिखी गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो यहाँ पर हम इन 3 चीज़ों को थोड़ा सा अलग अलग करके समझते हैं। अब यहाँ पर देख लो पॉलिटिकल जस्टिस जो है, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया में उनको पॉलिटिकल राइट इक्वली मिलना चाहिए। जो उनका पॉलिटिकल राइट है वो उनको इक्वली मिलना चाहिए। अगर किसी गरीब, अगर किसी अमीर को वोट करने का हक है तो गरीब को भी है। अगर किसी अमीर को हक है कि वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट पर, तो वही हक गरीब को भी है। तो यहाँ पर कोई भी आपको भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा। पॉलिटिकली आप किस तरीके से इन्वॉल्व, अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करना चाहते हो, आपका जो है ये चीज़ नहीं देखेगा कि आप किस समाज से आते हो, आप किस कम्युनिटी से आते हो, आपका मजहब क्या है, आपका जेंडर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखेंगे, बल्कि आपको इक्वल राइट्स देंगे, पॉलिटिकल राइट्स जो बाकी सारे लोगों को दिए जाएंगे। इस तरीके से हम बात करेंगे सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस क्या होता है ना, पुराने ज़माने में जब हम बात करते हैं बी आर अम्बेडकर साहब की, जब हम उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा भेदभाव चल रहा था जाति पे, यानी कि उनका कास्ट क्या है, ठीक है, उनका जो है ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती थी कि रिलीजन्स के बेसिस पर, कम्युनिटी के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो यहाँ पर हमारे प्रीएम्बल में ये लिखा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी देता है कि आपके और सोशल जस्टिस यानी कि किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपका रंग, स्किन कलर कैसा है, आपका मजहब क्या है, आप किस कम्युनिटी से आते हो, इस चीज़ पर आपको किसी भी तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा बाकी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के साथ। अब हम देखते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक जस्टिस। यहाँ पर देखो इकोनॉमिक जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो हम इस चीज़ को फोर्स देते हैं कि इकोनॉमिकली आप कितनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं किसी एक बंदे को, उतनी ही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आपको दूसरे को भी प्रोवाइड करनी है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप देखते हो अगर कोई यहाँ पर पोस्ट 300 निकलते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसमें 150 ही आपको ओपन मेरिट में होते हैं, बाकी 150 जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरीज में होते हैं। तो ये जो है ये इसी इकोनॉमिक जस्टिस में आ जाता है, ठीक है। मैं उसकी एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ये वर्ड जो है यहाँ पर किस तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस को, यानी कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएंगे कि आपको किसी भी तरीके से, यानी कि इन शॉर्ट में अगर कह लूँ एक वर्ड में, एक लाइन में, तो ये इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए ये इकोनॉमिक जस्टिस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। ओके, सो नाउ कमिंग टू द लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आपका फ्री विल, यानी कि आपका मन जो करे आप वो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करके, यानी कि जो इलीगल काम है वो करोगे कि आपको लिबर्टी मिल गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी देता है, ऐसा नहीं है। जैसे इसमें आपके कुछ रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड चीज़ें हैं, जिसमें आपका मजहब आता है, आपका वर्शिप आता है, फेथ, बिलीफ, आप जो है किस तरीके से अपने आप को रखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वो रख सकते हो। आप किस तरीके से अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस करना चाहते हो वो आप बिल्कुल रख सकते हो, ये आपकी जो है लिबर्टी में आ जाता है। कमिंग टू द इक्वालिटी, इक्वालिटी डिफाइंस, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स में भी, जिस तरीके से मैं बात करूंगा आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इसी इक्वालिटी के बेस्ड पर
पर ही है। तो इसके इक्वालिटी जो है यानी कि हर एक सिटीजन को इक्वल माना जाएगा बिफोर लॉ। कानून अगर एक के लिए एक है तो दूसरे के लिए भी, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको अभी बोला, जेंडर, आपका कास्ट, आपका रिलीजन जो है, आपका बाकी जो फिजिकल अपीयरेंसेस है उस पर आपका जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आगे फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे और इन टर्म्स को हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जब इक्वालिटी है तो इसका मतलब होता है कि हर एक सिटीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी को स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर कोई यानी कि पॉलिटिकल लीडर गलती करता है तो उसके लिए भी वही सज़ा है, अगर कोई लेमैन कोई गलती करता है तो उसके लिए भी वही सज़ा है। सो ये यहाँ पर इक्वालिटी की बात आ गई। कमिंग टू द फ्रेटर्निटी, इस फ्रेटर्निटी का एक और वर्ड है इंटीग्रिटी। अब यहाँ पर देखो, ये इंटीग्रिटी जो है ऐड हुई थी कहाँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। अब यहाँ पर जो है इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इस अमेंडमेंट एक्ट ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हिला डाला था, बहुत सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुए थे। तो एनीवे ये इंटीग्रिटी का वर्ड इसमें तीसरा वर्ड था प्रियम्बल में जो कि ऐड हुआ था। अब फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। अभी ब्रदरहुड कैसे होगा? ब्रदरहुड तब होगा जब हम सारे जो हैं एक जैसे यानी कि इंटीग्रेट हो जाएंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि ये कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है। एवरीबडी इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये यहाँ पर आपको इस तरीके से भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ Bihar, if you are a citizen of Delhi, if you are a citizen of Jammu and Kashmir, you will not be called a citizen of Delhi, Bihar, UP and Jammu and Kashmir in the foreign countries. You will be called as a citizen of India because you are getting the passport जहाँ पर आपको लिखा होता है citizen of India। तो यही जो है इंटीग्रिटी इसी चीज़ का यहाँ पर इन्होंने ऐड किया था। तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, आपस में भाईचारा तभी होगा जब इंटीग्रेटेड होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अमेंडमेंट कब हुई थी प्रियम्बल में। प्रियम्बल कब अमेंड हुआ था? तो प्रियम्बल अमेंड हुआ था यही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमेटी बिठाई थी, जिस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ये अमेंडमेंट एक्ट आ गया था और उस कमेटी का नाम था स्वारण सिंह कमेटी। क्या था? स्वारण सिंह कमेटी। और ये स्वारण सिंह कमेटी अपॉइंट की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जब प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो उनके रूल में ये कमेटी बनाई गई थी और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये जो है ये जो हमारे 3 वर्ड्स हैं जैसे सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ये 3 चीज़ें हमने क्यों ऐड की है प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इनको ऐड किया था, लेकिन उस वक्त जब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था उस वक्त बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, इमरजेंसी वगैरह चल रहे थे। तो इसीलिए ये एक पॉलिटिकल मैसेज थी, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। अदरवाइज यहाँ पर आगे ये भी लिखा था, ये जो है यहाँ पर आप लिबर्टी देख रहे हो, इस लिबर्टी में आपने क्या देखा था? इसमें देखा था आपने कि आप जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हो, आप पे कोई वो नहीं है, आप फ्री हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट। तो ये जो है लिबर्टी में ही आता है, आपका बिलीफ क्या है, आप किस तरीके से ये चीज़ें करते हो, तो ये आपको लिबर्टी में था। फिर हमने ऐड क्यों किया ये सेक्युलर? यहाँ पर सेक्युलर एक पॉलिटिकल मैसेज थी उस वक्त, ठीक है, कि ये जो है सेक्युलर है, इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन, ठीक है, बट हैव टू सिक्योर ऑल द जो भी सिटीजन्स है इसमें उनके रिलीजन्स को, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख लो, हम सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर हम इक्वालिटी अगर देखेंगे तो या हम यहाँ पर पॉलिटिकल जस्टिस में हमारे पास ऑलरेडी इकोनॉमिक जस्टिस था, जिसमें आपको पता है इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है, यानी कि यू हैव टू डू जस्टिस विथ द जो भी हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया के। तो यहाँ पर फिर हमने यहाँ पर सोशलिस्ट क्यों ऐड किया था? सोशलिस्ट ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है एक पॉलिटिकल मैसेज थी उस वक्त, तो इसीलिए उनको ऐड किया था। और इंटीग्रिटी, जो कि मैंने आपको फ्रेटर्निटी में भी पढ़ा दिया है, इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपस में भाईचारा जब तक नहीं होगा तब तक यू कैन नॉट बी कॉल्ड अ यूनाइटेड स्टेट, बट दिस इज़ नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स,
So basically the secular and socialist was the political message to the people of India and ये 3 words जो है ऐड किए गए थे प्रेम्बल में। I hope कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर नहीं आ गई है तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लेना और कोशिश करना कि नोट्स बनाएं आप इसके। हम तो नोट्स प्रोवाइड करा ही देंगे, बट ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, वो आपको ज़्यादा ईजी रहेंगे फिर पढ़ने के लिए। So it was all about today's lecture, preamble of the Indian Constitution. I'll see you in the next lecture. So till then, goodbye.